जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नितिन यादव। फोर्स एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट करवाने के साथ साथ बहुत जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, जो कि डिमांड खुद अभ्यर्थियों की तरफ से आई है कि सर हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण गुर हैं, जो कि आपको एक अधिकारी बनने में काफी मदद करेंगे दोस्तों। तो उसके संबंध में हमारी टीम ने काफी प्रयास किया है और उससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम खास करके हिंदी मीडियम, साथ ही मैं आपको इंग्लिश का भी यहां पर कोट करता चलूंगा। तो एमपीपीएससी की एग्जाम की तैयारी के लिए कौन कौन सी वे बहुत महत्वपूर्ण बुक्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको ये तो बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सारी जो बुक्स जो जिनका उदाहरण मैं यहां आपको दे रहा हूं, उसमें से भी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है। क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको घर पे लाइब्रेरी जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, वहां पर आपको पूरी लाइब्रेरी नहीं बना देनी है ना। क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह बन चुका है कि यदि आप यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि कितनी मोटी बुक आप पढ़ रहे हो, उसका पैमाना माना जाता है, कितना आप दूसरों को आतंकित कर पा रहे हो। ध्यान देने की बात है दोस्तों कि छोटी छोटी क्लासेस की बुक्स जो हैं वो पढ़ने की डिमांड करती है ये एग्जाम आपसे, है ना। मैं आपको कई सारे सिलेबस को जोड़ के बताऊंगा कि कहां से क्या पढ़ना है आपको, और बहुत ही ब्रीफ में हम लोग उस चीज को समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो मुख्य परीक्षा के अलग अलग प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र 1 से लेकर के प्रश्न पत्र 6 तक, सारे ही जो निबंध तक की मैंने सारे जो मूल एक गाइडलाइन आपके लिए हो सकती थी, वो सारी बुक्स मैंने यहां पर इसमें रखने की कोशिश की है। साथ ही एक तथ्य पर मैं आपका बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूं, ध्यान दिला दूं कि ये जो बुक्स हैं ये एक आदर्श बात है ना। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये बुक पढ़ना ही आपके लिए अनिवार्य है ना। क्योंकि किताबों को मैं एक नाव की भांति समझता हूं कि जिस तरीके से आपको किसी नदी के एक किनारे को पार करके दूसरे किनारे पहुंचना है, तो जो मदद, जो भूमिका एक नाव आपके लिए निभाती है, वही भूमिका सिर्फ किताब की होती है। केवल किताबों के चक्कर में पढ़ करके ये एग्जाम अगर आप सोचते हो कि क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं दोस्तों। ठीक है, आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। सिर्फ किताबें सब कुछ नहीं होती हैं, है ना। और किताबें ये सिर्फ एक जो मैंने पढ़ी है ना, जो मेरे लिए सही थी, जो मुझे सही लगी है, वो चीज मैं सिर्फ आपके साथ में एक सजेशन के रूप में, एक गाइडलाइन के रूप में आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, है ना। इसमें अनिवार्यता कुछ भी नहीं है, और हो सकता है कि जो बुक मैं आपको बताता हूं वो आपको ठीक ना लगे, आपको कोई दूसरी बुक पसंद है, आप वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन चूंकि मेरा काम है, ये मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों को गाइड करूं, इस दृष्टिकोण से आप इस लेक्चर को दोस्तों देखने का प्रयास करें। आइए हम लोग बात करते हैं, हम इसी लिंक को आगे बढ़ाते हुए कि हमें प्रश्न पत्र जो प्रथम है, अब आप लोगों को पता है कि इसके पार्ट ए में क्या क्या शामिल है ना। कुछ परिवर्तनों को साथ में जोड़ दिया है मैंने, जो 2020 के सिलेबस में हुए हैं। 2020 के जो परिवर्तन है उनके अनुसार यहां पर आपको पता है कि इतिहास और संस्कृति, ठीक है ना। इतिहास और संस्कृति की यहां पर 5 यूनिट्स है दोस्तों। और इसी तरीके से जो पार्ट बी है प्रथम प्रश्न पत्र में, उसमें भूगोल है ना, जिसमें भौतिक भूगोल आ जाएगा, भारत का, मध्य प्रदेश का और विश्व का। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ और भी है, और भी कुछ पॉइंट्स है जिसमें आप आपदा प्रबंधन, आप जल प्रबंधन, ठीक है, आप मृदा आदि जो चीजों को आप लेते हैं। तो इस प्रकार के यहां पर जो टॉपिक्स हैं उनसे जोड़ करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों कि अगर आप इतिहास और संस्कृति की तैयारी करने जा रहे हैं, यदि आप इतिहास और संस्कृति की तैयारी करते हैं, तो जो एक आदर्श बुक हो सकती है वो है आपके लिए प्राचीन इतिहास की एनसीईआरटी की बुक, है ना, जिसको आर.एस. शर्मा की बुक के रूप में भी हम लोग जानते हैं, है ना। आर.एस. शर्मा की जो बुक है, यहां पर आपको प्राचीन भारत की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत आपके लिए साबित हो सकती है। तो ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए भी दोस्तों आपको अपने सिलेबस पर रहना है। यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि इस सिलेबस में जब इतिहास की बात की गई है, तो उसके संदर्भ में जो शब्द यूज किए गए हैं, यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है कि यहां का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। यानी कि जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है
और ये कहा गया है हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक। तो हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हर्ष तक का जो इतिहास है ना, पुष्यभूति वंश के शासक हर्ष तक का जो इतिहास है वो यहां पर आपको पढ़ना है और उनको भी आपको इन दृष्टिकोणों से पढ़ने की कोशिश करना है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो इस बुक को केवल आप उसी दृष्टिकोण से देखें। आपको मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि कोई भी बुक आपको है ना शब्दशः एक एक पन्ना एक एक पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस परीक्षा की कोई मांग नहीं है ऐसे कि आपको सारी बुक्स पढ़ना इस तरीके से चाहिए, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ आपको उस हद तक पढ़ना है जिस हद तक वो आपके लिए उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो प्राचीन भारत में जो है क्या कह रहा है वो इतिहास और संस्कृति है, और इतिहास भी कहां से कहां तक का है। पहली यूनिट में यदि हम बात करें तो है ना, या प्राचीन इतिहास की हम लोग बात करें तो वो 10वीं शताब्दी तक है, और 10वीं शताब्दी का इतिहास आपको आर एस शर्मा की इस एनसीईआरटी की बुक से आप लोग देख सकते हैं, और जिसमें सिर्फ इन एस्पेक्ट्स पर, इन आयामों पर आपका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित होना जरूरी है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे यदि मध्यकालीन इतिहास की, तो वही सारे जो 4 पॉइंट है, कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिकल, है ना, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। ये जो अलग अलग जो डायमेंशन है, ये 4, इन्हीं 4 डायमेंशन को लेकर के आपको यहां पर ध्यान देना है कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का इतिहास आपको यहां पर कवर करना है। और इसके लिए मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र की बुक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी बेसिक जानकारी आपको देती है दोस्तों, तो इसको आपको जरूर प्रिफर करना चाहिए। आधुनिक भारत की हम बात करें तो यहां पर इसी प्रकार से आधुनिक भारत में खास करके ब्रिटिश, मराठा और आजादी के बाद का जो इतिहास है उसको कवर करने के लिए आपको बिपिन चंद्रा की बुक जो है वो एक अच्छा स्रोत हो सकती है। साथ ही यदि आपको वो समझ में ना आए या उपलब्ध ना हो तो आप यहां पर स्पेक्ट्रम की बुक जो है दोस्तों, आप स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक इतिहास की जो बुक है ना, उसको भी यहां पर आधार बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए यूजफुल होगी। तो यहां तक आते आते दोस्तों हम लोगों ने जो देखा, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि मध्य प्रदेश की कोई भी ऐसी एक मानक बुक नहीं है जिसमें कि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। ऐसा जहां तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने खुद ने जितनी बुक्स पढ़ी हुई हैं कोई भी गलतियों से परे नहीं है, सब में कोई ना कोई करेक्शन की मांग होती है। फिर भी यदि हम देखें तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो उपकार प्रकाशन की सिद्दीकी की जो बुक होती है दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको हर चीज बता रहा हूं। मैं फिर दोहराऊंगा कि जो अनुभव मेरा रहा है इन किताबों के साथ, जो उपयोगिता मुझे अपने लिए लगी है, जरूरी नहीं कि वही आपको भी लगे, लेकिन चूंकि एक गाइडलाइन है, केवल एक आदर्श तरीके से मैं आदर्श बुक क्या हो सकती है वो आपको बता रहा हूं, उसी दृष्टिकोण से आपको देखना। तो ये जो उपकार की सिद्दीकी की बुक है दोस्तों, इसमें चीजों के बारे में आपको ज्यादा शब्द मिलते हैं, एक अच्छी समझ बन सकती है, क्योंकि यहां पर चीजों का एक सचित्र वर्णन टाइप का आपको मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के खास करके जो कल्चर वाला पोर्शन है उसको कवर करने में और हिस्ट्री वाले पोर्शन को समझने में आपको बहुत मदद करेगा। कहानियों के रूप में दिया हुआ है। 1857 की क्रांति को ही यदि आप इस बुक में पढ़ेंगे तो हर एक स्थान पर मध्य प्रदेश में क्या क्या घटना घटित हुई थी, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको एक फिल्म की तरह वो सारी घटनाएं अपने सामने दिखाई देने लगती है। तो मुझे उसकी भाषा शैली और ये जो उसका समझाने का तरीका लगा वो बहुत अच्छा लगा, और जिसकी इस एग्जाम को जरूरत भी है। फिर कहूंगा कि किताब केवल काफी नहीं है, आपको अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए, काफी शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए, है ना, बुलेट पॉइंट्स को नोट करते हुए नोट्स बनाना चाहिए। तो अभी हम लोग केवल यहां आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी बुक काम की है। एक अगला लेक्चर में लेकर आऊंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इनको पढ़ने का तरीका क्या हो, है ना, यानी कि पहली नजर में आपको इनको एक बार सरसरी नजर से पढ़ देना चाहिए, है ना। ये उनके लिए है क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि कोई वैकेंसी नहीं है आपके सामने, तो बहुत अच्छे से आप इस समय, अभी का जो समय है इसका यूज कर सकते हैं। एक बार पूरी तरीके से ब्रीफ में इसको पढ़ दीजिए, थोड़ी तेजी से इसको पूरा पढ़कर निकल जाइए, फिर दूसरे राउंड में आप नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। तो कार की बुक काफी अच्छी है एमपी के लिए, इसमें चीजों के बारे में काफी अच्छा वर्णन, सचित्र वर्णन टाइप का दिया हुआ है। हिंदी रत्न अकादमी इसने काफी अच्छे से चीजों को कवर किया है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़े से करेक्शन की इसमें डिमांड होती है। यदि आप थोड़े से विवेक के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां हैं उसके अंदर। महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक आई है ना, यहाँ आप अच्छा भूगोल की बात आ रही है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि महेश कुमार बर्णवाल की भी एक एमपी की बुक आती है, वो भी काफी यूजफुल है दोस्तों, तो आप उसको भी देख सकते हो,
है ना, जैसा आपको जो अच्छा लगे। और जैसे मैंने कहा एक एक बुक आपको लेनी है सिर्फ इसमें से, है ना। ऐसा नहीं कि आपको ये भी ले ली और ये भी ले ली और महेश कुमार बर्णवाल भी ले ली, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। मुकेश माहेश्वरी की जो बुक है ना, ये जितनी बुक्स मैंने आज तक देखी हैं खास करके एमपी के मामले में, उसमें से मुकेश माहेश्वरी की, माफ कीजिएगा, मुकेश माहेश्वरी की जो बुक है दोस्तों, ये कम से कम गलतियों के साथ में है और काफी अच्छे से इन्होंने सारे करंट तथ्यों को कवर करते हुए बहुत अच्छी बुक बनाई है। जहां तक प्रारंभिक परीक्षा की बात है कि इसका जो सिलेबस में परिवर्तन आया और मुख्य परीक्षा में भी जो सिलेबस में परिवर्तन आया है, उन सारे परिवर्तनों को इन्होंने 100% अपने सिलेबस में या अपनी बुक में स्थान दिया हुआ है। इसलिए ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी हुई है, काफी यूजफुल है ना। तो आप इन 3-4 बुक्स में से जो आपको ठीक लगती है वो कोई एक बुक लेना है आपको, है ना, चारों नहीं लेना है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें जो अच्छी लगती थी हम लोग भी खरीद लेते थे, हमें पता नहीं होता था। ऐसे आज मैं देखता हूं तो मेरे पास में 10 बुक्स हैं दोस्तों एमपी की, है ना। और जब पढ़ाने के लिए भी मुझे पढ़ना पड़ता है उनको, तो ठीक है, इतना कलेक्शन मेरे लिए ठीक रहता है, मैं कई बार पढ़ चुका। लेकिन आप ये कलेक्शन करने के चक्कर में ना पड़े, आपको जल्दी से सिलेक्शन लेना है। तो बात करते हैं भूगोल की, तो महेश बर्णवाल या, है ना, मैं भौतिक भूगोल की बात कर रहा हूं, मैं भौतिक भूगोल की बात करूंगा भारत और विश्व के। तो आप यदि आपको महेश बर्णवाल समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है ना। सारे डायमेंशन इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए। लेकिन यदि कोई ऐसा है जिसको ज्योग्राफी, जिसको बेस से समझना है, जिसको समझने में दिक्कत आती है, जिसकी है ना, जिसके बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो वो संविंद्र सिंह की बुक जरूर पढ़ सकता है दोस्तों। संविंद्र सिंह की जो बुक होती है इसमें काफी अच्छे से जो चीजों को समझाया गया है। यहां पर आपको फिर एनसीईआरटी का भी सजेशन दूंगा मैं। एनसीईआरटी, एक बार एनसीईआरटी का जो है आप लोग सारे इंडेक्स देखें, 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो बुक्स हैं उनमें इंडेक्स देख करके अपनी जरूरत के हिसाब से वहां चीजों को निकाल लें। एक लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए उसका भी एक वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा। क्योंकि यदि मैं आपसे कहूं कि 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं तक के एनसीईआरटी पढ़ दीजिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा 6 साल में पढ़ता है वो आपको मैं बोल रहा हूं कि 2-4 महीने में पढ़ दीजिए और उसको याद भी रख लीजिए, तो ये तो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, एक नया सिरदर्द आपके लिए खड़ा हो सकता है। तो इसको हम इस तरीके से ना पढ़ते हुए एक कैसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि सारी किताब भी आप पढ़ लोगे प्लस आपको वो काफी यूजफुल भी आपके लिए हो जाएगी, प्रोडक्टिव रहेगी। तो वो तरीका मैं एक नए वीडियो में लेकर आऊंगा कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक अलग वीडियो में क्लियर करूंगा। जरूर इसके साथ में जोड़ करके उसको देखिएगा दोस्तों। तो एनसीईआरटी जरूर आपको पढ़नी चाहिए। यहां जिसका जो ज्योग्राफी कमजोर है वो एनसीईआरटी और संविंद्र सिंह की जरूर मदद ले सकता है। भूगोल के लिए माजिद हुसैन की जो बुक है वो भी काफी लोकप्रिय बुक है, काफी स्टूडेंट्स में प्रचलित है। तो जो भी आप मार्केट में देख सकते हैं इसमें से जो भी आपको समझ में आती है दोस्तों, है ना, उसको जरूर आप प्रेफर कर सकते हैं, अपनी तैयारी का आधार बना सकते हैं। अब ये तो उन पोर्शंस की बात हुई है दोस्तों जो कि स्टैटिक पोर्शन है इसी पेपर में। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक है जैसे कि आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, ठीक है, मृदा, ये इस प्रकार के बीज, है ना, खाद, इस प्रकार के जो पोर्शन है जो खासकर मध्य प्रदेश से भी रिलेशन रखते हैं दोस्तों, इनके बारे में बहुत अच्छा मटेरियल किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? इनके लिए आपको जो मंथली मैगजीन्स आती है दोस्तों, है ना, जहां मैंने देखा कि क्रॉनिकल के जो कुछ अंक देखे थे मैंने, जहां पर आपदा प्रबंधन का बहुत अच्छा मुझे मिला था। दृष्टि की मैगजीन जो आती है, दृष्टि करंट अफेयर टुडे, वहां पर मुझे मृदा वाला बहुत अच्छा मिला। तो अलग अलग जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, खास करके एक और मैं आपको बता दूं कि विजन की जो मैगजीन आती है वो भी काफी यूजफुल है। विजन PT 365 और मेंस 365 ऐसे करके उसकी जो 2 मैगजीन आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको उपलब्ध हो सकती है दोस्तों, विजन के ही चैनल से, विजन के ही ऑफिशियल वेबसाइट से। वहां से आप उनको कलेक्ट करके जो एडिशनल, जो अतिरिक्त और जो करंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं इसमें, इन्हीं प्रथम प्रश्न पत्र में, खास करके उसके जियोग्राफी वाले या पार्ट बी वाले पोर्शन में, उसको आप वहां से तैयार करिए। ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पत्र पर। यहां ध्यान देने की बात है दोस्तों कि स्टैटिक पोर्शन वाली तो चीजें मिल जाती है आपको बुक्स में, लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी जो चैलेंजिंग है ना, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा वाली जो बातें हैं यहां पर, वो भी आप लोग देखेंगे तो वो मिलती नहीं है। मैंने यहां पर उनको भी कवर करने की कोशिश की है।
अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर के भी पार्ट ए में हम बात करें तो जो हमारा लोक प्रशासन, राजनीति, शासन व्यवस्था और संविधान, ये 4 पोर्शन से मिलकर जो बना हुआ, देखिए यहां पर आपके लिखा भी है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। ये जो खंड अ है इसके लिए नो डाउट लक्ष्मीकांत का कोई विकल्प नहीं होता है ना। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है। यदि जिन लोगों को लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है तो वो बासु को देख सकते हैं, डीडी बासु। थोड़ी सी इसकी शब्दावली कठिन लग सकती है, लेकिन ये इसका आकार छोटा होता है, टू द पॉइंट ये बात करती है, बहुत डिटेल में नहीं जाती है। ये बुक भी आप लोग देख सकते हो। मेरा काम आपको बताना है जैसा मेरा इनके साथ अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने दोनों बुक्स देखी हुई, दोनों बुक्स पढ़ी हुई है, इनसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि दोनों बुक्स जो है वो यूजफुल हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, है ना। पॉलिटी के लिए भी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, है ना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की सारे ही जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की बुक आती है और बहुत बेसिक होती है, बहुत अच्छी बुक्स होती है दोस्तों, उनको आप जरूर पढ़ें। लोक प्रशासन में हम जो पार्ट है उसमें भी हम एम लक्ष्मीकांत को देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बीएल फड़िया की जो बुक आती है, जिन लोगों का ऑप्शनल रहा हो या जिन्होंने बीए वगैरह में पढ़ा हो, तो बीएल फड़िया की जो बुक है वो भी काफी यूजफुल है ना। अगर हम भारतीय प्रशासन की बात करें तो अवस्थी एंड अवस्थी की जो बुक आती है, केवल भारतीय प्रशासन के संबंध में अवस्थी एंड अवस्थी, ये जो बुक आती है ये भी काफी अच्छी बुक है दोस्तों। तो आपको लोक प्रशासन के संदर्भ में खास करके भारतीय प्रशासन की भी यदि हम बात करें तो जो भी मैंने आपके साथ में सजेस्ट की है, एक तो फड़िया की बुक है, अवस्थी की, और आपके सामने लक्ष्मीकांत तो है ही है। इनमें से जो आपको उचित लगे वो एक बुक आप यहां से ले सकते हैं और उसको अपना सहारा बना सकते हैं। मैंने फिर कहा कि बुक के सहारे ही नहीं पड़े रहना है, उसको केवल आप नाव की तरह यूज करके निकल जाना है आगे, यानी कि पूरी नहीं पढ़ना है ना। एक अलग लेक्चर में आपको बताऊंगा, बिल्कुल इंडिविजुअल एक लेक्चर लाऊंगा उस पर कि इनको पढ़ना कैसे है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है, इनको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारी बुक यदि आप पढ़ने लग गए तो आपकी आधी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी वो कवर नहीं हो पाएगा आपका सिलेबस। इतना विस्तृत है सिलेबस, है ना, इतना लेंदी हो जाता है वो। अगर उससे बचना है तो यहां आपको केवल वो चीजें जो आपका सिलेबस मांग करता है, इसलिए हमेशा सिलेबस के आधार पर ही बुक्स को पढ़ना है। बुक्स को पढ़ने का चश्मा आपका सिलेबस होना चाहिए, बस इस बात को अपना मंत्र बना लीजिएगा। आगे बात करेंगे अब इसके पार्ट बी में जब हम चलते हैं तो इसमें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र वाला पोर्शन है। अर्थशास्त्र के लिए संजीव वर्मा की जो बुक है, फिर यहां पर एक बात कहूं कि अर्थव्यवस्था के लिए या अर्थशास्त्र के लिए ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि सारे जितने टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में दिए हुए हैं वो सारे के सारे दिखा दे आपको एक ही जगह पे। यानी अलग अलग जो महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं या जो प्रचलित जो किताबें हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उन सभी में से कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आपको लेकर आना पड़ता है। फिर भी संजीव वर्मा की बुक जो है सरल भाषा में है, चीजों को समझा पाती है, इसलिए आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए और क्या क्या सोर्सेस उपयोगी हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ एक विवास पैनोरामा की जो बुक है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। विवास पैनोरामा की जो अर्थव्यवस्था की बुक है वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एक ही बुक में लगभग सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाती है जो आपके सिलेबस में है ना। संजीव वर्मा में नहीं मिलेंगी आपको, है ना। आपको और भी जो बुक्स हैं बहुत सारी जो आप लोग जिनके नाम जानते हो, उसमें कहीं पर भी मैंने एक जगह पर इतने सारे टॉपिक्स नहीं देखे जितने मैंने विवास पैनोरामा में देखे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके साथ ही प्रतियोगिता दर्पण का जो एक अतिरिक्त अंक आता है, स्पेशल एडिशन आता है अर्थव्यवस्था का, वो भी काफी उपयोगी होता है। वो भी आप लोग अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देख सकते हैं। सर्वेक्षण की बात करें या समाज से रिलेटेड जो इश्यूज है जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दे, बच्चों से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे, वृद्धजनों से संबंधित मुद्दे, दोस्तों इसके लिए केवल और केवल एक और चीज आपको बता दूं कि जो समाचार पत्रों के संपादकीय होते हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। एक कॉपी बना लीजिए, संपादकीय से निकालना सीखिए, है ना। नई दुनिया जो समाचार पत्र आता है उसमें एक मेरा प्रदेश करके कॉलम आता है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होता है, खास करके एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिर कहूं रोजगार निर्माण जो वीकली आता है हर सोमवार को, उसको लेना की बिल्कुल आदत डाल दीजिए। वहां से जो करंट की चीजें आपको मिलती हैं मध्य प्रदेश के इन समाज और योजनाओं से संबंधित, वो बहुत यूजफुल होती है। तो आप देखेंगे कि विकासपीडिया एक ऐसी ही वेबसाइट है, विकासपीडिया जो सरकारी है। साथ ही यहां पीआईबी की जो वेबसाइट है उसकी भी मदद ले सकते हो। तो समाज से कुपोषण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस प्रकार के जितने भी इश्यूज हैं
उनकी तैयारी आपको स्वयं ही करना पड़ेगी दोस्तों, स्वयं ही करना पड़ेगी। और सोशल इश्यू से रिलेटेड भी मैंने आपको फिर बताऊंगा कि जो विजन है उसकी 365 की जो सीरीज है वो आप देख सकते हैं, वहां से काफी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। समाजशास्त्र में एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं, बिल्कुल सही बात है कि 11वीं और 12वीं की यदि आप लोगों ने देख ली है समाजशास्त्र की बुक, तो कुछ अधिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपकी एक ही यूनिट है पार्ट बी में, चौथी यूनिट, उसके इन दोनों के अलावा कुछ खास पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपको ये भी नहीं पढ़ना और भी शॉर्ट में अगर आपको चीजें चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि एक गुप्ता एंड गुप्ता की बुक आती है, गुप्ता एंड शर्मा, माफी चाहूंगा, गुप्ता की भी आती है, गुप्ता एंड शर्मा की भी आती है। तो गुप्ता और शर्मा की जो बुक है, जो कि खास करके बीए वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ये वाली बुक। मैंने भी अपने बीए और एमए में इसी बुक से पढ़ा हुआ है, गुप्ता एंड शर्मा से। तो वो बुक आप यहां पर अगर प्रिफर करें, जिसके पास पढ़ी हुई हो, जैसे मेरे जैसा कोई हो जिसने सोशियोलॉजी में बीए वगैरह एमए किया हो, तो वो बस कुछ भी पढ़ने की उसको जरूरत नहीं, अपने गुप्ता और शर्मा उठाए और पढ़ डाले बस। इसके अलावा और भी बुक्स प्रचलित होती है। धर्मेंद्र सिंह की जो बुक है वो काफी प्रचलित है, यदि आपको वो अच्छी लगती है तो वो भी देख सकते हो, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई एक बुक इनमें से जितने नाम बता रहा हूं कोई एक ही बुक आपको लेना होगी, है ना, जो आपको अपने स्वभाव के अनुकूल अच्छी लगे। तो मार्केट जाएं, जब भी क्या होता है हम मार्केट जाते हैं, भीड़ इतनी होती है आजकल बुक्स की शॉप पे कि भैया वो निकाल दो और निकाल के लेके आ जाते हैं। फिर बाद में पता लगता है कि अरे ये तो काम की नहीं लग रही है, इसमें तो कम चीजें, फिर दूसरी लाओ, फिर तीसरी भी लाओ, ऐसे करके एक ही सब्जेक्ट की मैं देखता हूं कि 4-4 6 बुक हो जाती है। ये नहीं करना है। इत्मीनान से ऐसे समय में जाओ दुकान में जब भीड़ कम हो, और जो मैंने आपको सजेस्ट की उसमें आपको अपने जैसी, अपने लिए कोई सी अच्छी कौन सी लग रही है, कौन सी आपको फ्रूटफुल लग रही है, बस वो बुक आपको लेनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोगों का एक दिन ऑनलाइन क्लास में सवाल आया था कि सर क्या नोट्स ले लें, तो मैं आपको फिर कहूंगा कि बुक अलग चीज होती है, नोट्स अलग चीज होती है। नोट्स बुक का ऑप्शन नहीं होता, उसका विकल्प नहीं होता, उसका पूरक बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। और नोट्स जो तथाकथित जो नोट्स बिकते हैं ना मार्केट में दोस्तों, वो असल में नोट्स है ही नहीं, वो इन्हीं किताबों से उठा करके छापा हुआ मटेरियल होता है, ये आप भी जानते हैं। तो नोट्स क्या होता है, नोट्स वो होता है जो हम आपको जब सुबह एथिक्स का लेक्चर होता है या जो भी बाकी लेक्चर्स होते हैं, और उसमें हम जो आपको ब्रीफ में जो चीजें देते हैं वो होता है नोट्स, है ना। तो एक दिन नोट्स कैसे बनाएं इस पर भी मैं एक स्पेशल लेक्चर इस सीरीज में जरूर आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। जल्दी आपके लिए वो भी लेक्चर तैयार हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, तो आपको बहुत अच्छे इस सीरीज में काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो उन पर आपको ध्यान देते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आगे बात करें तो समाज शास्त्र के बाद में हम योजनाओं वाला जो पोर्शन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड कर सकते हैं, और विजन की ही एक योजनाओं पर भी एक PT 365 करके इस सीरीज में आती है दोस्तों, ध्यान देने की बात है ना। और वहां से जो योजनाएं हैं वो सेक्शन वाइज दी हुई है कि महिलाओं के लिए कौन सी है, बच्चों के लिए कौन सी है, मतलब मंत्रालयों के अनुसार योजनाओं की सूची दी है, करंट की है, बहुत अच्छी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल भी हो सकती है ऑनलाइन। ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। पेपर 3 की बात पे आऊं तो यहां विज्ञान की बात करेंगे। सबसे पहले जो सामान्य विज्ञान है जिसमें कौन कौन शामिल है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों के लिए, है ना। यहां मैंने लिख दिया है एनसीईआरटी 6 से लेकर 10th तक की, लेकिन खास तौर से दोस्तों 9वीं और 10वीं की, जिनका थोड़ा सा बेस अच्छा है, वो 9वीं और 10वीं की केवल अगर आप अपना एमपीपीएससी का सिलेबस उठाओगे पेपर 3 का, और पहली, दूसरी, तीसरी 3 यूनिट अगर आप देखेंगे साइंस की, साइंस वाला जो पोर्शन आप देखेंगे, है ना, खास करके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ 9वीं और 10वीं से ही एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं के पाठ्यक्रम को उठा करके आपकी बुक बना दी गई है या आपका सिलेबस बना दिया गया है, खास करके मुख्य परीक्षा का। तो इनको खास आपको देख लेना चाहिए, जिनका ये कमजोर है वो थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है वहां पे। कंप्यूटर की बात करें तो परीक्षा मंथन की जो बुक आती है वो काफी उपयोगी है दोस्तों, इसके अलावा कुछ खास पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगी है ना। लूसेंट की भी एक बुक आती है जो काफी छोटी सी आती है और कंप्यूटर का काफी पोर्शन वो कवर कर देती है। गणित की बात करें, है ना, क्योंकि गणित से मेरा जो व्यवहार कोई अच्छा नहीं रहा है लाइफ में, लेकिन फिर भी बता सकता हूं कि RS अग्रवाल की जो बुक है ना, मैंने खुद ने ये बुक नहीं पढ़ी है ना, ईमानदारी से कहूं, लेकिन यदि आप पढ़ें तो ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, खास करके कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए। तो सिलेबस के जो भी पोर्शन यहां दिए हुए हैं उसको आप यहां से कवर कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहां स्वास्थ्य के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी कहा, अलग अलग विभागों की वेबसाइट पर जाकर के आप आंकड़े उठा सकते हैं। विकासपीडिया, साथ ही PIB,
है ना, और AFEIS.com, ये कुछ ऐसे ऑनलाइन सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से आपको हेल्थ वाला पोर्शन मिल जाएगा, क्योंकि हेल्थ वाला जो आपका भाग है दोस्तों, वो सिलेबस का ऐसा हिस्सा है जिसमें लगातार परिवर्तन आता है। और कोविड का जो ये महामारी आई है, तब से ये जो है ज्यादा प्रकाश में है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तकनीक की, टेक्नोलॉजी की बात करें तो परीक्षा मंथन और नोट्स, है ना, यहाँ पर हम किसी संस्थान की बात ना करें तो सेल्फ नोट्स भी उपयोगी हो सकता है दोस्तों। परीक्षा मंथन की बुक काफी अच्छी है तकनीकी के लिए, साथ ही टेक्नोलॉजी के लिए आप TMH की बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। TMH की जो बुक आती है, जो कि खासकर MP PSC के लिए उन्होंने बनाई है, एक ब्लैक कलर की एक बुक आती है ना, मनीषा खरोले और कुछ लोग हैं, 3 उसके राइटर हैं, वो बुक मुझे काफी अच्छी लगी है आपके टेक्नोलॉजी के पार्ट के हिसाब से। पर्यावरण के लिए घटना चक्र आप देख सकते हैं, बिल्कुल परीक्षा मंथन के अलावा कुछ भी खास नहीं बचता है दोस्तों। 12वीं का जो बायोलॉजी के लास्ट के जो कुछ 4-5 जो लेसन्स हैं, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पर्यावरण की भी क्लियर हो जाएगी। भूगर्भ शास्त्र में महेश बर्णवाल की जो भूगोल है, साथ ही NCERT की जो भूगोल की बुक है 12th की और 11th की, यदि आप उनको देख लेते तो भूगर्भ शास्त्र के मामले में भी आपको कुछ खास नहीं बच जाता है, इसलिए इनमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे हम लोग बढ़े, पेपर 4 पे आए तो यहां आपको पेपर 4 की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एथिक्स की, तो यहां मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि एथिक्स के लिए कोई भी बुक ऐसी है ही नहीं कि जिस एक बुक को पढ़ करके और सीधा उसका उठा करके आप छाप देंगे एग्जाम में और आपको नंबर मिलेंगे। यहां तो मैंने कहा कि आपका जो जीवन है ना, उस जीवन में आपका जो व्यवहार है या आपकी प्रैक्टिकल जो लाइफ है ना दोस्तों, वही प्रयोगशाला है, वहीं से आपको उदाहरण निकालने हैं, है ना, वास्तविक चीजें लिखनी है जो आप जिंदगी में देखते हो, तभी आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिल पाते हैं मेंस में। लेकिन फिर भी चूंकि अवधारणाओं को समझने की बात है, तो उसके लिए मैं बताऊं तो लेक्सिकन में का जो पार्ट हिंदी में आता है उसमें, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा आपको आपके सिलेबस का उसमें, है ना, वो आप ये, क्योंकि मैंने इसको पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, लेक्सिकन में सारा तो नहीं लेकिन जितना दिया हुआ आपका सिलेबस का वो बहुत अच्छे से समझा के दिया हुआ है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। महावीर की बुक जो है थोड़ी छोटी साइज की बुक आती है और उसमें भी उन्होंने काफी हद तक सिलेबस को कवर किया है, वो आप पढ़ सकते हैं। सुब्बा राव की जो बुक है ना, UPSC के लिए आती है दोस्तों खास करके, लेकिन यदि हिंदी एडिशन इसका आप पढ़ें तो ये भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है खास करके। लेकिन फिर कहूंगा कि केवल एक बार समझने के साथ ही आप हमारा जो 9 से 10 रोज लाइव क्लास होती है उसके सदस्य बन जाएं। साथ ही दोस्तों हम लोग, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है फोर्स MPPSC, उस पर जो भी लेक्चर हम लोग यहाँ ले रहे हैं खास करके एथिक्स के संदर्भ में, उसकी सारी PDF जो है लेक्चर के पहले ही, लेक्चर के शुरू होने के एक दिन पहले ही आपको अवेलेबल करवा दी जाती है इस ग्रुप में, तो वहां से आप अपना फायदा उठा सकते हैं, काफी हद तक इसका आपको लाभ मिल सकता है। आगे बात करें तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी का पेपर एक ऐसा पेपर है जो काफी स्कोरिंग हो सकता है दोस्तों, यदि इसकी ठीक से तैयारी हम लोग करें। तो इसमें जो कुछ चर्चित बुक हैं जिसमें आप देख सकते हो कि एक तो चंचला जैन की बुक जो काफी चलती है, खास शायद ये महावीर प्रकाशन की आती है जहां तक मुझे पता है, और लूसेंट की जो हिंदी आती है ये भी ग्रामर या व्याकरण वाले पोर्शन के हिसाब से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसमें काफी अच्छा कलेक्शन जो है वो सभी प्रकार की शब्दावली का दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हरदेव बहारी की जो बुक है, हरदेव बहारी, ये बुक भी कई बार जो देखी है हमने कि इसमें से भी काफी चीजें कवर होती हैं दोस्तों। तो ये हिंदी में चंचला जैन, लूसेंट और हरदेव बहारी में से जो आपको ठीक लगे वो बुक आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं निबंध के पेपर की, चूंकि इसी में यहां पर निबंध का भी दिया हुआ है, तो निबंध के लिए फिर मैं आपको कहूं कि निबंध की तैयारी किसी बुक से करना तो गलत बात है, लेकिन कुछ अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप निबंध देखना चाहे तो निबंध मंजूषा करके एक जो बुक आती है उसमें आप उदाहरण जरूर देख सकते हैं, तब आपको यह पता लगेगा कि निबंध वास्तव में होता क्या है। क्योंकि मेरे को ये पता है कि अच्छे से बहुत बड़ी संख्या ऐसे विद्वान विद्यार्थियों की जिनको ये नहीं पता होता है कि GS अलग चीज है और निबंध एक अलग चीज हो जाती है। GS के जैसा नहीं लिखा जाता निबंध को, है ना। साथ ही आप एक गंगाराम राजपुरोहित और निशांत जैन ने मिलकर के जो एक बुक लिखी हुई है निबंध के ऊपर, सिविल सर्विस में निबंध ऐसे करके, वहां कुछ 100 उदाहरण से ज्यादा उदाहरण दिए हुए दोस्तों निबंधों के, वो निबंध उन लोगों के द्वारा लिखे गए जो ऑलरेडी UPSC में सिलेक्ट हो गए हैं। तो
तो वहां आपको एक ऐसा कलेक्शन मिलता है निबंधों को देखने का जहां से आप ये समझ सको कि निबंध वास्तव में कैसी रचना होती है। बस मेरा उद्देश्य निबंध की बुक के पीछे यही है कि आप सिर्फ उसके बारे में एक उदाहरण के तौर पर एक नमूना देख सको कि निबंध होता है क्या है। असल में उसके लिए कोई एक बुक नहीं होती है, इसकी तैयारी तो दिन प्रतिदिन करनी पड़ती है। संपादकीय पेज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैनिक भास्कर मैंने लिख दिया, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर जो आपके पास आता है उसका संपादकीय जरूर पढ़ें। योजना, कुरुक्षेत्र, ये दोनों मैगजीन, मुझे पता नहीं पढ़ते हो आप लोग, ये दोनों मैगजीन्स, इसके बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो हैं वो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं निबंध की दृष्टि से। और निबंध के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके एक जो सिलेबस में जो निबंध दिए गए हैं उसकी सूची के अनुसार आप कुछ कच्चा माल बना लें, जिसमें कुछ कोटेशंस, कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य, कुछ रिपोर्ट्स, है ना, ये सब चीजें आप शामिल कर सकें। ऐसा एक अपने पास में एक रॉ मटेरियल बना लें कॉपी में और उसको दोहराते रहें। साथ ही जो निबंध वहां पर है जो संभावित आपको लगते हैं उन निबंधों को आप बिना किसी के कहे लिख दें, है ना। हर हफ्ते हर संडे को एक निबंध लिख दें बैठ करके, क्योंकि 1000 शब्द का निबंध लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है दोस्तों, समझिएगा इस बात को। एक ही विषय पर 1000 शब्द आपको केवल फेंक करके नहीं आ जाना है वहां पर कॉपी में, उसको जमा करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो निबंध के पेपर में 10-10 नंबर आते हैं लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस, और बार बार अपने सीनियर से, अपने टीचर से उसको चेक करवा के और उसमें सुधार करना, क्योंकि निबंध एक दिन में तैयारी इसकी नहीं होती है, एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है निबंध की तैयारी, है ना। और बहुत स्कोरिंग आपके लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा 10-10 नंबर आते हैं, वैसे मैं कहूंगा कि 70-70 नंबर भी आते हैं, लेकिन जरूरी है उसकी मांग को समझना, कैसे तैयारी करनी है, और प्रैक्टिस लगातार कर देना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि इस लेक्चर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो एक समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या रहती है स्टूडेंट्स की कि सर क्या पढ़ें, तो वहां मैंने ये बता दिया है। फिर वापस अंत में फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, जिन भी बुक्स के मैंने यहां नाम दिए हैं आपके सामने, है ना, उसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हो, लेकिन एक मार्गदर्शन के रूप में मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मैंने जो बुक्स पढ़ी है जिनका फायदा मुझे अपनी परीक्षाओं में मिला है वो मैंने आपके साथ में बांटा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां से आप अपने हित के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो भी चीजें आप पढ़ना चाहते हो वो यहां से ले लेंगे, और लेने के बाद में बहुत अच्छे से उनका फायदा बनाएंगे, उनका नोट्स बनाएंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं कैसे इनका नोट्स बनाना है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो वैसे उस आधार पर नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। दोस्तों जय हिंद।